ये है अल्काट्राज प्रिजन, जो समुद्र के बीच एक बड़े से पत्थर के ऊपर बनाई गई थी। ये कोई नॉर्मल जेल नहीं थी। यहाँ उन क्रिमिनल्स को रखा जाता था जो पुलिस और लॉ सिस्टम की नाक में दम करके रखते थे। इस जेल से भागना ऑफिशियली इम्पॉसिबल था। चारों तरफ समुंदर, मोटी कंक्रीट की वॉल्स और पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम। अगर कोई तैरने की कोशिश भी करता तो हाइपोथर्मिया 10 मिनट के अंदर उसकी बॉडी को मार देता। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 36 लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। कुछ पकड़े गए, कुछ को गोली मार दी गई और कुछ को समुद्र ने वापस उगल दिया। 1962 में 3 कैदियों ने अल्काट्राज से ऐसा एस्केप किया जो आज 60 साल के बाद भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह चुका है। ये इतनी बड़ी मिस्ट्री थी कि सिर्फ FBI नहीं, यूएस मार्शल, कोस्ट गार्ड्स और ब्यूरो ऑफ प्रिजन तक इस केस को सुलझते सुलझते थक गए थे। आखिरकार FBI ने ये केस क्लोज कर दिया था। ये कहानी है उन 3 कैदियों की जिन्होंने दुनिया के सबसे इम्पॉसिबल जेल को चलकर हिस्ट्री बना दी। अगर तुम्हें ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केसेस समझना पसंद है और भीड़ से ज्यादा स्मार्ट रहना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं आपकी फीड से गायब ना हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अगला सच मिस कर दो। तो इस एस्केप का मास्टरमाइंड था फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस कोई नॉर्मल चोर नहीं था। ये आदमी सोचता था, ऑब्जर्व करता था, वेट करता था। बचपन में उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था। कोई घर नहीं था तो कोई अपना भी नहीं था, इसलिए छोटी सी उम्र में ही उसने चोरी करना शुरू कर दी। 13 साल की उम्र में ही पहली बार पकड़ा गया। उसके बाद से जेल उसकी जिंदगी की परमानेंट हिस्सा बन चुका था। फ्रैंक का दिमाग तेज था, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक थी उसकी आदत, हर सिस्टम की तोड़ ढूंढना। जिस भी जेल में डाला गया वो वहाँ से भाग निकलता था और इसी वजह से पुलिस और FBI के लिए फ्रैंक मॉरिस एक प्रॉब्लम बन चुकी थी। आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया इस आदमी को वहाँ भेजो जहाँ से भागना नामुमकिन हो। 1960 में फ्रैंक मॉरिस को अल्काट्राज भेज दिया गया। अल्काट्राज सिर्फ जेल नहीं थी, ये एक काल कोठरी थी। वहाँ कैदियों को तोड़ने के लिए सिर्फ जंजीर नहीं, अकेलापन यूज किया जाता था। टोटल 333 सेल थी और हर सेल में सिर्फ एक ही कैदी थी, ताकि कोई दोस्ती ना हो, कोई बात ना हो और कोई प्लान ना बने। हर सेल में एक छोटा सा बेड, एक सिंक और एक टॉयलेट होती थी। पता है, इस जेल का सबसे खौफनाक हिस्सा D ब्लॉक था। जो भी रूल तोड़ता उसे D ब्लॉक में भेज दिया जाता था। D ब्लॉक में कोई भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो सेल पूरा अंधेरा, बिल्कुल तन्हाई था। 5, 7 या फिर कभी 20 दिन तक उस पर रखा जाता था एज पनिशमेंट के तौर पे। ये सेल मौत की तरह थी। यहाँ रहने के बाद कोई भी इंसान टूट जाता। फ्रैंक को अल्काट्राज की D ब्लॉक में रखा गया था। ये उसकी मुलाकात होती है जॉन एंगलिंग और क्लेरिन एंगलिंग से, यानी एंगलिंग ब्रदर्स से। दोनों भाई थे, बचपन से साथ-साथ चोरी की थी, साथ-साथ बैंक लूट की थी। इनका क्राइम सिंपल था, बैंक रॉबरी, लेकिन बार-बार एस्केप करने की वजह से सिस्टम इन्हें भी अल्काट्राज भेज दिया था। डाइनिंग हॉल में काम के दौरान और म्यूजिक टाइम के बाद ये तीनों अक्सर एक दूसरे को देखते थे। सब एक जैसी थे, अकेलापन, गुस्सा और जेल से नफरत करते थे। फ्रैंक को समझ में आ गया कि ये भाई भरोसेमंद है। और फिर वहाँ एक और आदमी था, एलन वेस्ट। एलन वेस्ट 1957 से अल्काट्राज में था, मेंटेनेंस का काम करता था, इसलिए जेल का एक एक कोना उसे मालूम था। वॉल्स, पाइप्स, वेंट्स और उन जगहों के बारे में भी जहाँ गार्ड्स ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एलन पहले भी अलग अलग जेल से भागने की कोशिश कर चुका था, इसलिए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमती रहती थी, कैसे निकला जाए यहाँ से। इन चारों की सोच धीरे धीरे मिलने लगी थी। सब एक बात क्लियर थी कि अकेले भागना नामुमकिन था। अगर भागना है तो टीम चाहिए, और यही से सबसे खतरनाक प्लान का शुरुआत हुआ था। एलन वेस्ट ने कुछ चीजें नोटिस की थी जो बाकी कैदियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। पहली, सेल की पीछे वाली दीवार। अल्काट्राज 1934 में बनाई गई थी। 30 साल तक नमकीन समुद्री हवा कंक्रीट को कमजोर कर चुका था। अगर धीरे धीरे खरोचा जाए तो दीवार में सुराख बनाना मुमकिन था। दूसरी चीज थी यूटिलिटी कॉरिडोर। सेल के पीछे एक पुराना मेंटेनेंस रास्ता था। वहाँ पाइप्स, वेंट्स और सीधा छत तक जाने का रास्ता था। अगर सेल की पिछली वाली दीवार टूट जाए तो कॉरिडोर और फिर पाइप्स और फिर छत तक जा सकता था। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गार्ड्स का रूटीन। एलन ने महीनों तक ऑब्जर्व किया। रात के राउंड्स में गार्ड्स सिर्फ टॉर्च से सामने देखते थे। सेल के अंदर झांकने की मेहनत कोई भी नहीं करता था। पीछे की दीवार हमेशा अंधेरे में रहती थी। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि ये सब काम एक रात में नहीं हो सकता, इसमें महीनों लगने वाला था। हर दिन
गार्ड्स के सामने नॉर्मल रहना और रात को धीरे धीरे दीवार तोड़ना, और इसके लिए वो लोग किचन से चम्मच चुराए थे। साथ ही प्रोसेस को फास्ट करने के लिए उन्होंने वैक्यूम क्लीनर मोटर से ड्रिल भी तैयार की थी, और ड्रिलिंग का काम म्यूजिक आवर्स के टाइम करते थे, जब सब लोग म्यूजिक या गाना गाते थे, ताकि ड्रिलिंग की आवाज गार्ड्स तक ना पहुंच पाए। उनमें से एक गार्ड्स पर नजर रखता और दूसरा खुदाई की काम करता। इस तरह कई हफ्ते गुजार जाने के बाद वो लोग अपने अपने सेल के अंदर वेंटिलेशन के गार्ड्स के आसपास इतना बड़ा सुराख कर लिया कि वो आराम से यहाँ से निकल पाते। होल्स को छुपाने के लिए उन्होंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स और कार्डबोर्ड से बनाए नकली वेंटिलेशन बोर्ड्स को इस्तेमाल किया था, ताकि वो आराम से यहाँ से एस्केप कर पाए। लेकिन ऐसा करने में मुश्किल इस बात की थी कि वो अगर अपनी सेल से बाहर रहकर ये काम करता तो उन्हें उनकी सेल्स में ना देखकर क्रश लगाने वाले गार्ड्स को उनकी भागने का प्लान मालूम पड़ जाता। इसलिए गार्ड्स को चकमा देने के लिए उन्होंने प्लास्टर, टॉयलेट पेपर, सोप और टूथपेस्ट से डमी हेड्स तैयार किया। उन्हें ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए उन पर पेंट कर दिया और सर पर बाल लगा दिया गया। क्लेरेंस एंगलिन ने जेल सैलून से कैदियों के बाल काटने के दौरान इकट्ठा किया था। अब जब भी उन्हें रात के समय सेल के बाहर रहकर यूटिलिटी कॉरिडोर के अंदर अपने सीक्रेट वर्कशॉप में काम करना होता था, अपने अपने पुतले को बेड पर सुलाकर गर्दन तक कंबल में ढक देते थे, जिसके अंदर बॉडी की शेप में कपड़े भरे होते थे। सेल के गार्ड्स को देखने पर गार्ड्स को यही लगता कि कोई सो रहा है। इस तरह सेल से बाहर रहने का रुखसा निकालकर चारों शातिर कैदियों ने भागने के लिए अपनी सीक्रेट वर्कशॉप में कई जरूरी सामान बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट से लाइव जैकेट्स और रबर रफ्स को तैयार कर लिया, जिसका आइडिया उन्हें उनके पास मौजूद एक मैगजीन से मिला था। रबर रफ्स को फुलाने के लिए फ्रैंक मॉरिस ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसर्टिना का इस्तेमाल किया, जिसे वो अक्सर बजाया करता था। इसके अलावा लकड़ी के टुकड़ों और स्क्रूज चुराए गए और लाफ के लिए पेडल भी तैयार कर लिया गया था। जहाँ कई महीनों की तैयार में इतना सब कुछ कर लिया गया था, तो साथ ही उन्होंने सेल हाउस के टॉप में मौजूद वेंटिलेशन शाफ्ट को भी ढीला करना शुरू कर दिया था, और जहाँ से निकलकर उन्हें भागना था। इस तरह उनके भागने का प्लान लगभग पूरा हो चुका था। अब बस उन्हें देखना ये था कि प्लान सफल होता है या फिर औरों की तरह नाकाम रहता है। 11 जून 1962 की रात डेली रूटीन की तरह गार्ड्स ने सभी की सेल में झांक कर काउंटिंग की, और रात करीब 9:30 बजे जेल की लाइट्स को कैदियों ने सोने के लिए बंद कर दिया गया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो एल्काट्राज के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये रात एल्काट्राज की शक को मिट्टी में मिलाने वाली थी। लाइट्स ऑफ होने के तुरंत बाद ही प्लान के लीडर फ्रैंक मॉरिस ने अपने साथियों को बताया कि उन्हें आज रात ही अपने प्लान को अंजाम देते हुए वहां से भागना होगा। जिसके बाद उन्होंने अपने अपनी सेल में वेंटिलेशन की जाली को हटाकर उसके चारों तरफ एक कंक्रीट सीमेंट को हटाना शुरू कर दिया था। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन कुछ ही देर में वैन को पार करके सेल से निकलकर पीछे कॉरिडोर में आ गए थे, लेकिन एलन वेस्ट अभी तक वैन के पास की सीमेंट को हटाने में लगा था, जो सख्त हो चुकी थी। उसे टाइम देते हुए बाकियों ने अपनी ठिकाने से सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सब कुछ तैयार था, लेकिन वेस्ट अभी भी दीवार के सुराख को पूरा नहीं खोल पाया था। तीनों ने अपने साथी को पीछे छोड़ने का फैसला किया और आगे बढ़ गए। तीनों कैदियों ने सारा सामान एक साथ लेकर 30 फुट की ऊंची सेल हाउस रूफ तक पहुंचने के लिए उसमें लगी पाइपलाइंस का सहारा लिया और वेंटिलेशन शाफ्ट को खोलकर तीनों छत पर आ गए थे। इस समय चारों तरफ कोहरा और रात का सन्नाटा छाया हुआ था। जेल और टावर की लाइट्स के अलावा हर तरफ अंधेरा था। बड़ी सावधानी से बिना कोई आवाज किए 100 फीट की छत को पार किया और फिर जमीन तक लगे पाइप से लटकते हुए नीचे जमीन पर आ गए थे। वहां से उन्होंने वॉच टावर पर तैनात गार्ड्स की नजर से बचते हुए एल्काट्राज की चारों तरफ लगी 12 फुट की ऊंची कांटेली तारों की 2 फैंस को बहुत ही सावधानी से पार किया था और पानी के एक ऐसे किनारे पे आ गए थे जो टावर की लाइट की रेंज से बाहर था। इसके बाद उन्होंने रेनकोट से तैयार किया गया रात को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसर्टिना से फुलाकर उसे पानी में उतारा। लाइफ जैकेट्स भी पहनी और रात के अंधेरे में और तेज लहरों के चीरते हुए दुनिया की सबसे मजबूत जेल एल्काट्राज से भाग निकला। पूरा एल्काट्राज अभी भी सोया हुआ था। जो गार्ड्स वहां पहरा दे रहे थे उन्हें भलक तक नहीं हुआ कि उनके नाक के नीचे से
3 कैदी फरार हो चुका था। लेकिन इस बीच एक शख्स था जिसके सीने पर कयामत गुजर रही थी। वो शख्स था एलन वेस्ट, जो कई घंटों की मशक्कत के बाद अपनी सेल से निकलने में सफल हो चुका था। लेकिन जब वो छत पर आ गए थे और उसने वहां से चारों तरफ झांक कर देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि अब काफी देर हो चुकी थी और उसके साथ ही उसके बिना ही अल्काट्राज से भाग चुके थे। वो बहुत ही भारी दिल के साथ वापस अपनी सेल में लौट आया था। 12 जून 1962 की सुबह का सूरज अल्काट्राज के लिए एक ऐसी खबर लाया जिसने पूरा अमेरिका को हिला के रख दिया। Stolen spoons, dummy heads made out of paper mache, and a raincoat raft, they burrowed their way to freedom. It appears to be the first successful escape in the history of the maximum security prison. But brothers John and Clarence Anglin and Frank Morris disappeared into the night and have never been found. The escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history, as agents of the FBI, Coast Guardsmen, Highway Patrol, Sheriff's deputies, and local police join in the search. They found 3 decoyed heads lying in the beds. The family believes this is a photo of John and Clarence Anglin taken at their home in Brazil in 1975. सुबह जब जेल स्टाफ ने काउंटिंग की तो 3 कैदी कम थे। गार्ड्स उनकी सेल की तरफ गए। उन्होंने बाहर से देखा तो तीनों कंबल में सो रहे थे। उनको आवाज लगाने पर भी जब भी कोई हरकत नहीं हुई तो सेल को खोला गया। अंदर घुसकर जैसे चिल्लाते हुए कैदी ने सर पर डंडा मारा तो सर धड़ाम से नीचे गिर गया था और उसकी नाक टूट गई थी। ये वही पुतले थे जो तीनों ने अपने अपने बेड पर छोड़ गए थे। इसके बाद कंबल हटाकर देखा गया तो कपड़े और टॉवल उसमें ठूसे हुए थे। सामने वैन के पास जाकर ध्यान से इंस्पेक्शन करने पर गार्ड्स ने देखा कि दीवार में एक बड़ा सा सुराख था जो पीछे बंद यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ खुलता था। गार्ड्स उनके अंदर घुसे जहां कुछ ही दूर पर उन्हें कैदियों की सीक्रेट वर्कशॉप भी मिला और ऊपर वेंटिलेशन शाफ्ट से निकलकर छत पर उन्हें भागे हुए कैदियों की पैरों के निशान भी दिख गए। गार्ड्स को सारा माजरा समझ में आ गया कि 3 कैदी जेल तोड़कर फरार हो चुके थे। फौरन अलार्म बजा, पूरा अल्काट्राज को लॉकडाउन कर दिया गया और जेल के कोने कोने में उन्हें ढूंढा जाने लगा। पुलिस के अलावा वहाँ पे FBI और आर्मी भी आ पहुंची थी। एक बड़े स्केल पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया था। अल्काट्राज के आसपास की जमीन और समुद्र सब कुछ खंगाल लिया गया था, लेकिन भागे हुए कैदियों का कुछ पता नहीं चला था। इस दौरान एलन वेस्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया गया, जो शुरू से इस एस्केप प्लान का हिस्सा था। और सर्च करने पर उसके रूम में भी गार्ड्स को तीनों की तरह डमी हेड्स मिला था। एलन वेस्ट ने कन्फेस करने में सारा भी देर नहीं लगाया और उसने उनका सारा प्लान खोलकर रख दिया। उसके अकॉर्डिंग अल्काट्राज से निकलने के बाद उनका प्लान गल्फ से नजदीक एंजल आइलैंड पर पहुंचना था और फिर वहां रकून स्ट्रीट को पार करते हुए मेरिन कंट्री जाने का था। उन्हें वहां से एक कार और कुछ कपड़े चोरी करना था और फिर आगे की तरफ निकलना था। FBI को एक बार के लिए लगा कि एलन वेस्ट झूठ बोल रहा था, लेकिन जब एंजल आइलैंड के आसपास छानबीन की गई तो ये साबित हुआ कि वेस्ट सच बोल रहा था। एस्केप के 2 ही दिन बाद 14 जून को एंजल आइलैंड के साउथ कोस्ट से एक पैडल बरामद हुआ था जो उन कैदियों का बनाया हुआ था। साथ ही उसी दिन एक टूटा रबर पैकेट भी मिला जिसमें एंगलिन ब्रदर के फैमिली फोटोग्राफ्स और लेटर थे। इसके कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेटर को गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ उनकी बोट का हटा हुआ एक टुकड़ा और अल्काट्राज से 50 यार्ड्स की दूरी पर एक खुली हुई लाइफ जैकेट मिली जो उन तीनों में से ही किसी एक का था। कोस्ट गार्ड, पुलिस, FBI और आर्मी को ये सब कुछ मिला, लेकिन भागा हुआ एक भी कैदी नहीं मिल सका। इन मिली हुई चीजें भागने वाली रात के खराब मौसम और अल्काट्राज के चारों तरफ के ठंडे पानी और तूफानी लहरों को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला गया कि तीनों अल्काट्राज से भागे तो थे, लेकिन वो समुद्र के तेज लहरों को पार नहीं कर पाया। उनकी बोट बीच में डूब गया होगा जिससे उनकी डूबकर जान चली गई होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने उन्हें मरा हुआ मानने लगा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती थी जो तीनों कैदियों के जिंदा बचने के लिए की पॉसिबिलिटी बहुत बोल देता है। दरअसल अल्काट्राज के चारों ओर का पानी बेशक ठंडा था और तूफानी लहर से भरा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे कभी तैरकर पार नहीं किया जा सकता था। इनफैक्ट उन तीनों कैदियों के भागने के कुछ महीनों के बाद दिसंबर 1962 में अल्काट्राज से जॉन पॉल स्कॉट नाम का एक कैदी भाग निकला था।
और वो बिना कुछ बोट और लाइफ जैकेट से ही ठंडे पानी में स्विम करके सैन फ्रांसिस्को के किनारे तक आ पहुंचा था। हालांकि उसके बाद में कमजोर हालात में पकड़ लिया गया था, लेकिन जब एक आम से कैदी बिना किसी तैयारी के ये काम कर सकता है तो फिर वो मास्टर स्विमर्स रहे दोनों एंगलिन ब्रदर्स और चालाक फ्रैंक मोरिस के लिए बोट और लाइफ जैकेट जैसी चीजों के सहारे किनारे तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। FBI को कुछ भी नहीं मिला था। इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हुए करीब 16 साल गुजर चुके थे। जब FBI को उन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला तो FBI ने थक हार कर 1979 में केस को क्लोज कर दिया। US मार्शल सर्विस को इस केस की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन इस रहस्य भरे केस में आखिर US मार्शल भी क्या अलग ही कर सकता। US मार्शल के अंदर भी सालों इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, लेकिन ना तो तीनों कैदियों का कोई आता पता चला, ना ही उनसे जुड़ा कोई भी पुख्ता सबूत मिला। 11 जून 1962 की रात 3 कैदी भागकर कहाँ गए, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये केस खुला हुआ है और जब तक या तो उनकी लाश नहीं मिलता या उनकी उम्र 99 साल ना हो जाए, ये मिस्ट्री जिंदा रहेगी। ये एक रहस्य से भरा ऐसा मामला है जिसे न केवल FBI और US मार्शल सर्विस की नींद उड़ा दी, बल्कि अल्काट्राज़ जेल पर ताला लगाने की बड़ी वजह बन चुका था। तीनों प्रिजनर्स के एस्केप करने के केवल 9 महीने के बाद 21 मार्च 1963 को अल्काट्राज़ प्रिजन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कभी खूंखार मुजरिमों को कैद रखने वाला अल्काट्राज़ आज महज एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो पे क्लिक कर लेना, मैं आपसे वही मिलता हूँ।